नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी शहर की खबर से जहां गणेशोत्सव की जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही हैं। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा पर्व जो है वो 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भव्य तरीके से इस बार मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार मूर्ति की ऊंचाई पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगले साल से आपको बता दें पीओपी पर मुंबई में पूरी तरह से बैन लगने वाला है, ऐसा बीएमसी ने पहले ही कह दिया है। तो जो ऊंची मूर्तियां जो पीओपी से बनती हैं वो शायद दिखनी मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए हर लिहाज से इस बार जो गणेशोत्सव है वो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि जो सबसे अमीर गणपति हैं जीएसबी मंडल के, उनका बीमा 316 करोड़ में हुआ है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में इस बार गणेश मूर्तियों की ऊंचाई पर कोई रोक नहीं है, इसलिए 11 दिन चलने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत भले 31 अगस्त से है, लेकिन गणेश मूर्तियों को धूमधाम से ले जाने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। माटुंगा के जीएसबी मंडल ने तो 316 करोड़ रुपए का बीमा कराकर सबको हैरत में डाल दिया है। जीएसबी मंडल के पास तकरीबन 70 किलो सोना और 300 किलो चांदी के आभूषण हैं, जिनसे गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। 316 करोड़ हम लोग ने पूरा पंडाल कवर किया है। हमारा जो भगवान के ऊपर जो सोना चांदी जिस भक्तजनों ने जो चढ़ाया हुआ है उसको कवर किया है। ऑल रिस्क पॉलिसी बोलते हैं, पब्लिक लायबिलिटी बोले। हम हर जो भक्तजन पंडाल में दर्शन लेने को आएंगे उनको हमने कवर किया है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लिया है। ऐसे 3-4 अलग अलग पॉलिसी हमने लिया है। और फायर का भी हमने पूरा पंडाल फायर से भी कवर किया हुआ है। मुंबई में 12,000 के करीब सार्वजनिक गणेश मंडल हैं, जबकि घर में स्थापित की जाने वाली छोटी मूर्तियों की संख्या लाखों में होती है। अलग अलग रूपों में गणेश जी की छठा देखने लायक है। जैसे कि वो बाल गणेश जैसी दिख रही है ना, वो एक है, वो पसंद आई है। और मैं यहाँ पे देखने के लिए तो टिटवाड़ा बैठक होती है ना, वो देखने के लिए आई हूँ। वो दिखा आपको? है, मतलब 1-2 दिखी, वहाँ पे एक दिखी और अभी यहाँ पे शायद वो पीछे वो देखो वहाँ पे एक है, वो दिखी मुझे। पर बहुत सारे बुक है ना अभी। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार ने पाबंदी हटाई जरूर, लेकिन देर से, इसलिए अचानक से बढ़ी मांग को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो कस्टमर शाडू मिट्टी की मूर्ति लेते थे वो ये साल पीओपी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्या है कि रेट में लोगों को नहीं परवड़ रहा है, क्योंकि लोगों की जेब ऐसे ही कोविड के इसमें खाली हो चुकी है, तो लोगों को नहीं परवड़ रहा है। पीओपी का और शाडू मिट्टी का रेट में बहुत डबल डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, सीधा डबल डिफरेंस हो जाता है। क्यों इतना? मतलब हेवी भी है और उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को क्या काम ऐसा चाहिए कि शाडू मिट्टी में फिनिशिंग आना चाहिए। जो फिनिशिंग आपको पीओपी में मिलती है, प्रॉपर शाडू मिट्टी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, जो कि 11 दिन तक चलेगा और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में ये उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार लोगों में जोश और उत्साह ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना की महामारी के संकट में 2 साल पाबंदी थी ऊंचाई पर और त्योहार पर्व को खुले तौर पर मनाने पे भी, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा सभी लोग उत्साह में हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक में सावरकर को लेकर किस तरह से सियासत गर्म है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्री राम सेना ने इस बात का फैसला किया है कि गणेशोत्सव के पंडालों में सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी। कांग्रेस को यह बात रास नहीं आ रही। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। समर्थन हो या विरोध, येदियुरप्पा से लेकर सिद्धरामैया तक सबने सावरकर को थाम रखा है। संस्कृति और धर्म के नाम पर हिंसा की वजह से चर्चा में आए श्री राम सेना सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ खड़ी हुई है। इस बार गणेश उत्सवों के पंडालों में सावरकर भी दिखेंगे। ये मुहिम श्री राम सेना ने छेड़ी है। हमें अपने कैंपेन के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि सावरकर कौन थे। सभी गणेशोत्सव पंडालों में सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी। विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने सावरकर का दामन थामा है। येदियुरप्पा ने सावरकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में शिवमोगा में सावरकर को लेकर सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा।
सावरकर पर दिए उनके बयान की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया पर अंडे भी फेंके गए। हम लोगों को सावरकर के बारे में तथ्य बता रहे हैं। उनका मुस्लिम लीग पर क्या विचार था, देश के विभाजन पर क्या सोच थी। अगर वो लोग सावरकर की पूजा करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा सावरकर के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद है जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। बीजेपी का सावरकर प्रेम और कांग्रेस का विरोध, इसके बीच आम लोग पिस रहे हैं। माहौल खराब होता है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। लेकिन विधानसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल गिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे, जिस वक्त बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार विश्वास मत हासिल करने जा रही थी, उसी वक्त सीबीआई आरजेडी के नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चल रही बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने इसी मसले को लेकर जांच एजेंसियों पर ताना भी कसा। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर को गिराया जाएगा। इसको किस तरह से ध्वस्त करना है, इसकी पूरी तैयारियां बड़े पैमाने पर हो चुकी हैं, लेकिन आसपास के लोगों की क्या आशंकाएं हैं, किस तरह से वो जाहिर कर रहे हैं मीडिया को, सौरभ शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 40 मंजिला ट्विन टावर्स को रविवार ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट करके ढहा दिया जाएगा। ये दोनों इमारतें सिर्फ 9 सेकंड में जमीन दोज हो जाएंगी। इन दोनों टावर्स के आसपास 2 रिहायशी सोसाइटी हैं, सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज। यहाँ रह रहे 7,000 से ज्यादा लोगों को रविवार सुबह 7 बजे अपना घर छोड़कर जाने और 4 बजे के बाद वापस आने के लिए कहा गया है। 52 साल के राजिंदर अपने परिवार के साथ ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी में रहते हैं। ब्लास्ट की जगह से राजिंदर के घर की दूरी सिर्फ 12 मीटर है। राजिंदर जिस टावर में रह रहे हैं उसे नोएडा अथॉरिटी ने विशेष प्रकार का कपड़ा लगाकर सील कर दिया है ताकि ब्लास्ट के बाद धूल अंदर ना आए। राजिंदर और उनकी पत्नी सरला ने अपने फ्लैट से सारा कीमती सामान बाहर शिफ्ट कर दिया है। और जो वॉल हैंगिंग्स हैं, जो टेलीविजन है, उसको उतार लिया हमने दोबारा से। अच्छा। और एयर कंडीशनर को भी आपने एयर कंडीशनर कवर कर दिया है हमने। और जो भी शीशी से सीलिंग करनी है हमको, डस्ट आने की वजह से जो सीलिंग करनी है, सीलिंग करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सीलिंग कर रहे हैं तैयारी। आपने देखिए एसी भी कवर कर दिया है, यहाँ पर हमारे सहयोगी दिखाएंगे, एसी कवर कर दिया है। साउंड लेवल इतना बढ़ जाएगा, जो ब्लास्ट होगा उसकी वजह से शीशे तो टूटेंगे ही टूटेंगे। आपको ऐसा लग रहा है? जो हमको लग रहा है। तो शीशे टूटेंगे आपको लग रहा है? हमको ही लग रहा है शीशे टूटेंगे। तो इसके अलावा कुछ और एप्रीहेंशन तो नहीं है अभी तक। तो लोग घबरा भी रहे हैं क्योंकि भारत में रिहायशी इलाके के इतने नजदीक कभी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। हम लोग बस ये लास्ट वीक है, इसी में ही तैयारी शुरू करी है। धीरे धीरे जैसे हम वॉल्स पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, वो सब उतार रहे हैं। और टीवीज़ को भी हम उतार के जाएंगे। सब लोग जितना भी जैसे कांच है, हमारे डोर्स विंडोज़ हैं, उन पे हम सेलो टेप लगा के जाएंगे। और लास्ट ऑफ ऑल
जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेन कनेक्शन ऑफ कर देंगे, गैस का कनेक्शन ऑफ कर देंगे, ये सारी चीज़ें ऑफ करके फ्रिज वगैरह सब खाली करके जाएंगे। चिंता होती है कि अगर हाई वाइब्रेशंस हुई, जैसा आपने बताया कि ये शीट कवर करेगी डस्ट से, बट व्हाट इफ़ कि बड़े बड़े पीसेस बिल्डिंग के वो गिरे और वो स्प्लिट हुए, तो वो उससे क्या प्रोटेक्शन होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे एस्टर 2 को अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट टावर दैट इज़ वेरी नियर, मतलब वो उन्होंने कंटेनर्स रखे हैं, बट क्या श्योरिटी है कि वो ना हो, या मतलब उसकी कोई एश्योरेंस नहीं है ना कि वो कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट होप, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट हाँ एक कंसर्न रहता है, एक वरीड तो है कि ये घर अपना है। दोनों टावर्स को सुरक्षित और सफल तरीके से ढहाने का काम विश्व की प्रख्यात डेमोलिशन कंपनी एडिफाइस को दिया गया है। एडिफाइस ने इन दोनों टावर्स के अंदर ब्लास्ट के लिए 3,500 किलो बारूद लगाया है। हर मंजिल के पिलर्स पर बारूद लगाया गया है ताकि मलबा अगल बगल गिरने की बजाय सीधे नीचे गिरे। जो वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी जो हम लोग ने पहले भी आपको बताई है, द सेम टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कंडक्ट हियर। सो इट इज बेसिकली इट इज अ वन फ्लोर हीट टू अदर फ्लोर। सो बेसमेंट 1 से चालू होगा फॉल गिरना, ग्राउंड वाला बेसमेंट 1 पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड पे जाएगा, सेकंड फ्लोर फर्स्ट पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट। 9 मीटर 10 मीटर का गैप है जो वहाँ जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, तो आप लोग कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मलबा गिरेगा, आप कह रहे हैं कि एक नीचे गिरेगा, मलबा गिरेगा वो उधर उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ना जाए, क्योंकि 8 या 9 मीटर की दूरी है, उनके फ्लैट्स हैं, उनका घर है, उनके भी अप्रीहेंशन से वो भी घबराए हुए हैं। नोएडा 4 रिक्टर स्केल के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। अगर 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो वो टाइम पे उसकी वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होती है वो 300 मिलीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इज 10% ऑफ द वाइब्रेशन व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। अच्छा, धमाके से बगल की सोसाइटी ढह न जाए, इसलिए सर्वे कराकर यहाँ के लगभग 40 पिलर्स को सीमेंट और लोहा लगाकर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि धमाके के बाद उड़ने वाली धूल का क्या करेंगे। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धूल से सांस लेने की समस्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का डर है कि डस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, और जो एस्थमिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये डस्ट सेटल होने में अभी जैसा कि कहा जा रहा है 2-3 महीने लगेंगे। मलबे से निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। धूल तो उड़नी है, उसको मैं मतलब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। लेकिन अथॉरिटी ने immediately after the implosion, some mechanical equipments and lots of laborers they have already planned and they have arranged. Even the edifice staff also will be there to clean the roads, to clean the societies. ध्वस्तीकरण के दिन यानी रविवार को ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 बजे से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा। ट्विन टावर के 400 मीटर के आसपास का इलाका सील रहेगा। नोएडा के ऊपर 2:30 बजे से 3 बजे तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरेगा। नोएडा के कुछ अस्पतालों में किसी अनहोनी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है जो गिरनी है उसके बगल में जो सोसाइटी है सुपरटेक एमराल्ड, उसकी दूरी सिर्फ 9 मीटर की है, यानी 9 मीटर के बाद लोग रहते हैं, उनके घर है, उसमें लोग तो नहीं रहेंगे पर मलबा उनके घर पे ना गिरे। दूसरी चुनौती है कि जो बिल्डिंग है, जो एडएफएस का कहना है वो बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगी, इसके जो पिलर्स हैं उसमें बारूद लगाया गया है, तो वो सीधे नीचे आ जाए और जो वाइब्रेशन होगा ब्लास्ट से, जो कंपन होगी उससे दूसरे जो बिल्डिंग्स हैं आसपास उनकी नींव ना कमज़ोर हो। और तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है धूल। जब ये ब्लास्ट होगा तो धूल होगी, जिसको लेकर के एडएफएस भी कह रहा है कि धूल का कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर क्लीनर लगाए हैं, लोग लगाए हैं, लेकिन धूल से लोगों को फेफड़े अपने बचाने होंगे। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में शराब नीति को लेकर किस तरह से जुबानी जंग तेज है, अब उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके तहत एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। आरोप लगाया कि 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया। इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी शराब नीति के उन सवालों से बचना चाहती है, उनके जवाब देने से बचना चाहती है, इसीलिए ऐसे झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं। रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को अपने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए का लालच देकर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी कही थी। कुछ विधायकों ने बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क कर उनको धमकी दी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम्हारे ऊपर भी रेड मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, बीजेपी में आते हो तो 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। उनका आरोप था कि बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा था और मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को खारिज करते कहा था कि शराब नीति के सवालों से बचने के लिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे, अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश करे। इनको बोली ना नाम दिखाएंगे। दिल्ली की राजनीति में बीते कई दिनों से शराब नीति में गड़बड़ी करने का आरोप जहां बीजेपी लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में सत्ता पलटने के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लगातार कई दौरे कर रहे हैं, संवाद यात्रा कर रहे हैं, शाखा सम्मेलन कर रहे हैं। कोशिश है शिव सैनिकों को समेटने की, क्योंकि अगली लड़ाई है बीएमसी में अपनी सत्ता बचाने की। देखिए रिपोर्ट। जूनियर ठाकरे अपने पिता की खोई जमीन फिर हासिल करने के लिए जी जान से जुट गए हैं। शिवसेना किसकी की लड़ाई तो सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जा रही है, लेकिन जमीन पर इसी लड़ाई को जीतने और अपने सैनिकों को समेटने की जद्दोजहद में आदित्य शिव संवाद, निष्ठा यात्रा, शाखा सम्मेलन जैसी मुहिम महाराष्ट्र में छेड़ चुके हैं। लगातार संवाद यात्रा में आप बहुत बिजी हैं, महाराष्ट्र में दौरे कर रहे हैं आदित्य, और जो रिस्पांस मिल रहा है, खबर आ रही है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं हलचल हो रही है रिस्पांस को देखकर। उनमें क्यों हलचल हो रही मुझे पता नहीं, लेकिन गद्दारों में तो हलचल हो रही है, ये मुझे पता है। 2-3 वहाँ के उस गुट के जो विधायक है वो आके मिलके गए। नज़र कैद में है तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है इस वक्त, हालांकि आप लगातार कहते हैं कि वो रियल मुख्यमंत्री, सच में मुख्यमंत्री है कि कोई और मुख्यमंत्री है। मुंबई में ये मौका शिवसेना शाखा के उद्घाटन का भले ही रहा हो, लेकिन आदित्य बार बार यही याद दिलाने की कोशिश करते रहे कि उनके पिता और पार्टी के साथ उनके ही लोगों ने गद्दारी की और यही भावना उन्हें सत्ता में वापस लाएगी। यही पूरी भावना है महाराष्ट्र की, सिर्फ हमारे कार्यकर्ता की नहीं, लेकिन जो भी लोग राजनीति में है या नहीं है, किसी भी पार्टी के हो, उनको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे आदमी के पीठ में इन्होंने छुरा कुपसा है। इधर महाराष्ट्र में अपनी सरकार गिरने के बाद महाविकास अघाड़ी की पहली बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि तीनों सहयोगी पार्टियों ने मंगलवार को यह फैसला किया कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ लड़ेंगी, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों को साथ लड़ने पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। बीएमसी में 25 सालों से शिवसेना की सत्ता है और मुंबई ठाकरे परिवार की ताकत का केंद्र है। शिंदे गुट ने शिवसेना को काफी हद तक खोखला कर दिया है और अब शिवसेना के सबसे मजबूत किले यानी कि मुंबई महानगर पालिका में भी सेंध लगाने के लिए रणनीति बन रही है। शिंदे गुट ने भी अपनी पहली शाखा शुरू की है। चर्चा है कि अलग शिवसेना भवन बनाने की भी इनकी तैयारी है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेंगलुरु की कोथानूर झील में आखिर क्यों मर रही हैं मछलियां। और मॉनसून पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन में अब तक कुछ राज्यों में सामान्य या फिर सामान्य से भारी बारिश हुई, लेकिन जो कृषि बहुल राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में जो मॉनसून है वो बेहद
कमजोर रहा, जिसकी वजह से जो खरीफ फसल की बुआई है वो घटी है। भारी बारिश और बाढ़ ने मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में कहर बरपा दिया है। इस आपदा के दौरान जानमाल के साथ साथ एक बड़े इलाके में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान हैं। अभी भी बेतवा में चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांव को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ सेंटर है, वैसे यहाँ क्लाउड मास है। पर जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिमी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के इलाके भारी बारिश और बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं कृषि के दृष्टिकोण से अहम राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त 2022 तक पिछले साल के मुकाबले अब तक खरीफ फसलों की कुल बुआई 25,52,000 हेक्टेयर कम है। 18 अगस्त 2021 तक धान की बुआई 374.63 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी, लेकिन इस साल ये 8.25% कम होकर 343.70 लाख हेक्टेयर रह गई है। कृषि मंत्रालय ने अपने ऑल इंडिया जो खरीफ क्रॉप सोइंग के ऊपर जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा कि 25 लाख हेक्टेयर के करीब कम बुआई हुई है अभी तक। तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो कुछ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश कम हुई है, इसकी वजह से बुआई घटी है? सही है कि जो आप यूपी, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल बात करें, मेनली यूपी बिहार की मैं बात करूं, इसमें खरीफ का धान का फसल बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ। और यहाँ कंटिन्यूसली जैसे मैं बोल रहा था, यूपी में जून, जुलाई, अगस्त डेफिशिएंट रेनफॉल रहा है, इसलिए धान का बुआई अच्छा नहीं हो पाया है। सिमिलरली बिहार की बात करें, जून महीना तो यहाँ नॉर्मल रेनफॉल हुआ था, मगर जुलाई अगस्त कंटिन्यूसली डेफिशिएंट रेनफॉल चल रहा है और अभी लगभग 40% डेफिशिएंट है। इसलिए जो आप बुआई का एकरेज आप देख रहे हैं मेनली इफेक्टेड हुआ है यूपी, बिहार और झारखंड की वजह से। जाहिर है बिहार और उत्तर प्रदेश के मॉनसून डेफिशिएंसी वाले इलाकों के किसानों को बेसब्री से बेहतर बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में औसत से करीब 40% कम बारिश हुई है। इन दोनों राज्यों में अगले कुछ हफ्तों में बारिश की स्थिति में कुछ सुधार का पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन पिछले 3 महीने में जो मॉनसून डेफिशिएंसी इन दोनों राज्यों में रही है उसकी भरपाई अगले 4-5 हफ्तों में हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और खबर बेंगलुरु से, जहां के कोथानूर झील में इन दिनों लगातार मछलियां मर रही हैं। कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि इस झील में सीवर का गंदा पानी जाने से ये झील जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से इस झील की मछलियां मर रही हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि इस झील के पास भयंकर दुर्गंध भी आ रहा है। कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।